आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। बाजार में पिछले कुछ दिनों से तेज मुनाफा वसूली दिख रही है। महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से बाजार फिक्रमंद है। ऐसे में बाजार की निगाहें अब 1 फरवरी के बजट पर टिक गई हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार के बजट में महंगाई और ग्रोथ के बीच कोई संतुलन दिखाई देगा। बाजार यह भी देखना चाहेगा कि किन सेक्टर्स को बजट में सबसे ज्यादा राहत मिलती है, सबसे ज्यादा आवंटन मिलता है, सबसे ज्यादा फोकस में रहते हैं। हमारे साथ ब्रोकरेज हाउसेस के एक्सपर्ट्स का एक पैनल जुड़ रहा है जो यह समझाएगा कि बजट से पहले किन सेक्टर्स और बजट से पहले किन स्टॉक्स पर हमें और आपको दांव लगाना चाहिए, कहां पे कमाई की जा सकती है। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं BBB पार्ट 2। जी हां, हमारी वो खास पेशकश बिग बजट बेट्स, जहां बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की ये कोशिश हो रही है कि 1 फरवरी को FM निर्मला सीतारमण जी क्या ऐलान कर सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या बहुत लाइकली है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे में कौन से वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिन पे वो दांव लगाना चाहेंगे इस बजट अनाउंसमेंट से पहले। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे 3 एक्सपर्ट्स नजर आएंगे। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी, विलियम ओनील के मयूरेश जोशी और SMIFS के शरद अवस्थी। आप तीनों का स्वागत है। अच्छा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा BBB पार्ट 2, तो एक बार डॉक्टर साहब जरा पार्ट 1 की वो फाइनल प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जो पिछले हफ्ते हमने यही शो की पहली कड़ी करी थी, तब एक्सपर्ट्स की जो पिक्स थी वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। दरअसल आइडिया ये है 3 लार्ज कैप और 3 मिड कैप पिक्स, यानी कि हर एक्सपर्ट एक लार्ज कैप एक मिड कैप पिक देके जा रहा है। तो पिछले हफ्ते जो लार्ज कैप बेट्स थी उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल्स और UPL था। जो मिड कैप बेट्स थी उसमें महिंद्रा हॉलिडेज, KNR कंस्ट्रक्शन और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा, रूरल हुआ, वो इंफ्रा केपेक्स रिलेटेड स्पेंड्स हुए, वो हेल्थ केयर स्पेंड्स हुए, उसी से जुड़ी सारी, और जो पेन पॉकेट्स थी जैसे होटल टूरिज्म, उन्हीं पेन पॉकेट्स है जहां पे आवंटन, जहां पे थ्रस्ट होगा, उसकी बेहतरीन पिक्स जो थी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आई थी। और यही एक्सरसाइज इस हफ्ते हम लोग रिपीट करने जा रहे हैं। और महेश्वरी साहब, पिछले हफ्ते भी जब शुरुआत करी थी शो की तो यही सवाल था मेरा, भाई बहुत एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं क्योंकि हम ऐसे समय पे हैं कि पैंडेमिक के लोस से तो इकोनॉमी में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, पर अभी भी ये रिकवरी फ्रेजाइल है। ऊपर से ये वेव 3 इस समय अंडरवे है। तो ऐसे में हम सब की होप्स हैं कि काफी कुछ करेंगे FM साहिबा, होप्स हैं, पर जेब तंग है। ऐसे में हम और आप पे तो कोई बोझ ना आ जाएगा? पॉसिबल है आशीष, किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को और मोबिलाइज करने के लिए कुछ कर सकते हैं। बट एक सोलेस ये है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो मुझे नहीं लगता कि आम जनता के लिए कोई उनके ऊपर एक्स्ट्रा भार डाला जाएगा। तो आप ये मान के चलिए इस बार तो बजट में कोई बहुत आम जनता के लिए निगेटिव ऐसा बजट आएगा वैसा मेरा मानना नहीं है। इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, तो आप देखिए उसके बावजूद फ्यूल के प्राइसेस में कितने दिनों से कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये शो करता है कि करेक्टली जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक ना बजट में कुछ होगा, ना कोई आपको ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम देने पड़ेंगे। वो तो लकीली अभी देने नहीं पड़ रहा है, जबकि कच्चा तेल बीच में 89-90 तक पहुंचने की कगार पे खड़ा था। अच्छा जोशी साहब, ऑफलेट थ्रस्ट एरियाज है सरकार के, उनको रीड इन बिटवीन द लाइंस रीड करने की कोशिश करूं तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टूल देने की कोशिश, वो PLI स्कीम्स का अनाउंसमेंट उसके अंतर्गत एक बड़ा थ्रस्ट जनरेट करने वाला एरिया था। रिन्यूएबल पे बहुत फोकस हो रहा है। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समय का की फोकल पॉइंट हो सकता है, जिस तरह की सुगबुगाहट स्पेस को देखने को मिलती है। और जैसे इलेक्शंस की बात महेश्वरी साहब ने कही, तो कह लीजिए इकोनॉमिक नेसेसिटी या पॉलिटिकल कंपल्शन, रूरल फिर से फोकस में रहेगा। आपके लिहाज से, विलियम नील के लिहाज से, कौन से सेक्टरल पॉकेट्स हैं जिसमें ज्यादा तवज्जो इस बार दी जा सकती है? हेल्थ केयर भी एक हो सकता है।
नहीं, दो तीन एस्पेक्ट्स पे बहुत क्लियर फोकस हो सकता है। ऑब्वियसली आई थिंक रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, आई थिंक ये तीन चीजों पे तो एक जोर रहेगा ही बजट में। बट जो तीन फोकस एरियाज हमें लगते हैं, एक आई थिंक जो कोविड के वजह से आई थिंक वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स आ सकते हैं या डोल आउट्स किए जा सकते हैं, दैट इज वन। दूसरा आई थिंक जो रूरल इकोनॉमी पे स्पेंडिंग है पिछले एक वर्ष में आई थिंक थोड़ी कम हुई है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बजटेड एक्सपेंडिचर, इसलिए जो आई थिंक एक स्ट्रेस दिख रहा है रूरल इकोनॉमी पे, यहाँ पे आई थिंक थोड़ी एक परसेंटेज इंक्रीज जो नॉर्मलाइज लेवल पे 13-13.5% होती है टोटल एक्सपेंसेस की, दैट शुड कम बैक टू नॉर्मलाइज लेवल। और इससे आई थिंक जो रूरल सेंटिमेंट्स है इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। और तीसरा आई थिंक जो रूरल और अर्बन मिड अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात कर रहे थे, इस पे आई थिंक फोकस बरकरार रहेगा सरकार का। तो मुझे लगता है आई थिंक ये तीन फोकस एरियाज सरकार के अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये शायद एजेंडा पे रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवस्थी सर, ये आप लोग SMIFS में कैसे पोजीशन कर रहे हो अपने आप को इस यूनियन बजट से पहले? क्या मान के चल रहे हो आप लोग? इक्विटीज के लिए पॉजिटिव रहना है ये बजट या नहीं? लार्जली पॉजिटिव रहना चाहिए, बट काफी पॉकेट्स पे कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। जैसे अभी बोल रहे थे, अफोर्डेबल हाउसिंग है, रिन्यूएबल्स हैं, हाइड्रोजन या एथेनॉल रिलेटेड कुछ और अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, बायोगैस, इस टाइप की चीजों पे हमें लगता है ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक बात, तो लार्जली पॉजिटिव रहना चाहिए इक्विटीज के लिहाज से, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स के लिहाज से खास तौर पे। और बहुत बड़े स्टेट इलेक्शन से पहले शायद बहुत ज्यादा बोझ भी आप पे हम पे ना डाला जाए, पर जैसे महेश्वरी सर ने दबे जवाब पे कह दिया, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन होपफुली ऐसा नहीं होगा। चलिए, ये तो बेसिक प्रीमाइस सेट करने की बात थी उस बजट 2022 के 1 फरवरी के अनाउंसमेंट से पहले क्या एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं। लेकिन बेसिक थीम थी इस शो की वो बढ़िया से बजट बेट्स ढूंढने की। शायद उन पॉकेट से जहां पे कुछ एक्सपेक्टेशन हो, और शायद वो इस तरह के स्टॉक्स जो बजट में अगर वो एक्सपेक्टेशन डिलीवर ना भी होती हैं तो ये स्टॉक्स वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रांग हैं और इवेंचुअली शायद गेन ही करते हुए नजर आए। तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले लार्ज कैप से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ब्रॉडर मार्केट्स और मिड कैप स्पेस यूनिवर्स से कुछ स्टॉक्स चुनेंगे। एक काम करते हैं, मयूरेश आप शुरू करो। पहला आपका लार्ज कैप बेट कौन सा और क्यों? तो मेरे थोड़े मिड लार्ज कैप बेट्स हैं आशीष जी, और पहला बेट रहेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। आई थिंक इसका अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो पेपर एंड पल्प कंट्रीब्यूट 69%, टेक्सटाइल जो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, PLI स्कीम्स को लेके, रोड टैप के बेनिफिट्स, ये 25 तक का कंट्रीब्यूट करता है। और इसके वजह से आई थिंक अगर आप देखें जो परफॉर्मेंस रहा है 9 महीनों का, हैज बीन वेरी वेरी गुड। अगर हम क्लासिफाई करें विद इन द सेगमेंट्स इटसेल्फ, जो पेपर एंड पल्प है, जहां पे इनका राइटिंग पेपर 40%, पैकेजिंग बोर्ड पेपर जो आई थिंक ई-कॉमर्स कंपनीज, FMCG कंपनीज यूज करती है, ये लगभग 45%, और टिश्यू पेपर 12% विद पल्प मैन्युफैक्चरिंग जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। मुझे लगता है विद रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, ऑफिसेज में जो रीओपनिंग हुई है, और जैसे कंपनी ने कहा भी है, जो मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है 9 महीनों का, टॉप लाइन 1750 करोड़ से 2000 करोड़ तक पहुंची है 9 महीने में फॉर द पेपर पल्प डिवीजन, एंड मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 12.5 टू 15.1%। टेक्सटाइल्स में भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिल रहा है। और जहां तक रियल एस्टेट का सवाल रहा, आई थिंक इनके जो नए लॉन्चेस रहे हैं आशीष जी, आई थिंक हैव बीन एग्जाम्पलरी। जो बॉम्बे का जो वर्ली का एरिया है जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहां पे तो पिकअप हो ही रहा है, बट नए एरियाज में भी आई थिंक व्हेन यू आर लुकिंग एट इन्वेंट्री, 75 to 80% इन्वेंट्री हैज बीन ऑलरेडी सोल्ड ऑफ। तो अगर कैश फ्लोज की हम बात करें, द कैश फ्लोज विल स्टार्ट कमिंग थ्रू, जैसे मैनेजमेंट ने कॉल में कहा 23 सेकंड हाफ और 24 से, विच विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। और इसको मद्देनजर रखते हुए बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, इवन विद सच अ लार्ज केपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन वर्किंग कैपिटल, बोथ पेपर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट इन्वेंट्री को लेके डेट इक्विटी स्टिल एट 0.36 फॉर सेंचुरी टेक्सटाइल। और इसके लिए आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज में इजाफा है वो अच्छा खासा हो सकता है। बजटरी अनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स, रियल एस्टेट और आई थिंक जो पेपर एंड पल्प डिवीजन है, यहाँ पे अगर
हमें सेक्टोरली जैसे हमें लगता है इकोनॉमिक रिबाउंड में जो एक्टिविटी पिकअप होगी और इन्वेंट्री जैसे कम होती जाएगी फॉर ऑल दीज 3 सेगमेंट्स, Q4 से जैसे मैनेजमेंट जता रही है कि अच्छे प्रोबेबली नंबर्स और कॉस्ट इन्फ्लेशन जो दिख रहा है बैलेंस शीट पे वो कम होगा, मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज कैन आल्सो इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। तो सेंचुरी टेक्सटाइल हमें काफी पसंद आ रहा है, हमें लगता है 20 से 25% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। 880 का स्टॉप लॉस बिकॉज वी आल्सो फॉलो वेरी स्ट्रांग रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम सजेस्ट करेंगे। और क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट क्लाइंट्स को बताया तो क्लाइंट्स के पास हो सकता है। भाई साहब, बहुत सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले 1 साल में गजब की रेटिंग होती हुई नजर आई और अभी भी लगता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स वो स्टॉक है जो आसानी से यहां से 20 से 25% का एक मीनिंगफुल अपसाइड देता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक को रखिए रडार पे। और बजट में कहा जा रहा है रियल एस्टेट भी एक थ्रस्ट एरिया हो सकता है सरकार का, तो वो एक अंडर करंट और बना हुआ है। अवस्थी साहब, आपका पहला लार्ज कैप बेट? ये हमारा लार्ज कैप पहला बेट है BEL और हमारा ये कंपनी नवरत्न PSU है। साल का 7.5% खर्चा लगभग कंपनी R&D पे करती है। 54,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और आने वाले समय में QSRAM और LSRAM जो अपॉर्चुनिटीज हैं अगले 10 साल के लिए वो अपने आप में 45,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी ने ट्राइकॉम के संग एक टाई अप किया है EVs के लिए और स्टोरेज स्पेस के लिए, जिसपे सरकार का फोकस रहना चाहिए। बजट में भी कुछ अनाउंसमेंट्स और आ सकती है इससे रिलेटेड, तो ये एक एडेड फिलिप होगा इस कंपनी के लिए अगले 3 से 4 साल में। सरकार ने करीब 18,500 करोड़ के आसपास की PLI की भी बात की है, बैटरी स्टोरेज, स्वैपिंग सिस्टम्स, ये सब को लेकर, तो उसका भी फायदा इनको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। जहां तक अर्निंग्स की बात है, कंपनी हमारे अनुमान के हिसाब से 20-25% की ग्रोथ आसानी से रजिस्टर करेगी अगले 5 से 7 साल तक और अगले साल 2 साल में भी। तो हमारे अनुमान के हिसाब से अर्निंग करीब 11 रुपए के आसपास रहनी चाहिए अगले साल की और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है, 30% के आसपास। डेट लार्जली कुछ है नहीं, R&D से रिलेटेड भी कुछ बेनिफिट्स सरकार अनाउंस कर सकती है। तो हमारा मानना है कि इस स्टॉक को 1 साल के लक्ष्य के हिसाब से 275 के लक्ष्य के हिसाब से इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। वाह, बजट हो और सरकारी कंपनी की बात ना हो। BEL आ गया आपकी स्क्रीन पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बहुत बढ़िया रीरेटिंग के बाद पिछले 3-4 महीनों से मेरे ख्याल से एक रेंज में सिमटता हुआ नजर आया है, लेकिन यहां से एक अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स 275 के PEL में नजर आते और बजट रिलेटेड टेलविंड्स अपनी जगह है ही है स्टॉक के साथ। महेश्वरी सर, आपकी तरफ से पहला लार्ज कैप। जी आशीष, मेरे दोनों स्टॉक इनफैक्ट PSU स्टॉक रहेंगे, क्योंकि PSU स्टॉक वो रहते हैं जिनको बहुत डायरेक्ट बेनिफिट रहता है बजट में फंड एलोकेशन का। तो आपको कोई रिस्क नहीं है यदि PSU स्टॉक्स को आप प्री बजट बाय करते हैं। और यहाँ मेरा पहला पिक रहेगा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। स्टॉक ने आज अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है, बट मेरा मानना है कि ये जो लेवल्स है आपको ऊपर की तरफ जाते दिखाई देंगे। क्योंकि रीजन ये है कि पिछले साल के बजट में करीब 3,05,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को हुआ था। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपना जो कैपेक्स प्लान को काफी अच्छी तरह से और आगे बढ़ाया है। जैसे पावर ग्रिड ने 7,500 करोड़ का कैपेक्स किया। यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो जो उनका 11,800 करोड़ का मुनाफा किया था उन्होंने पिछले साल में, और 9,000 करोड़ का मुनाफा जो है लास्ट 2 क्वार्टर में ही आ चुका है। तो आप सोचिए किस टाइप के नंबर्स इस महारत्ना जो PSU है उसके आप उम्मीद कर रहे हैं। तो ये कोई मतलब फ्लूक नहीं है कि स्टॉक 52 वीक हाई में PSU का एकमात्र स्टॉक है जो जा रहा है। मेरा मानना है कि काफी कुछ बेनिफिट बजट में पावर सेक्टर को मिलने वाला है, और ये पावर जो ट्रांसमिशन की इंडिया की नहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में अभी भी निवेश किया जा सकता है, और मेरा मानना है अगले 3 महीने में स्टॉक 240 से 250 के लेवल भी छू सकता है। अरे वाह, सरकारी कंपनियों का जलवा हो रहा है वैसे आजकल। पावर ग्रिड साल के हाईज के अपने करियर के हाईज पर इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 2015-16 के बाद से मेरे ख्याल से 19-20 तक एक रेंज में कंसोलिडेट होना, उसके बाद अब वापस गजब की रेटिंग की शुरुआत होती हुई सब बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है। रखिए पावर ग्रिड के रडार पे। एग्रेसिव टारगेट्स अगले 3-4 महीने के लिहाज से आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक। अभी तक हमने सिर्फ
बजट रिलेटेड बेट्स की बात करी जो लार्ज कैप यूनिवर्स से थे, जो बड़े स्टॉक्स थे। ब्रेक के उस पार छोटी मझौली कंपनी, वहां से हमारे एक्सपर्ट्स को क्या पसंद आ रहा है उस पर करेंगे बातचीत, और उसके बाद पूरे शो के बढ़िया पिक्स का एक रैप अप लेकर आऊंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिग बजट बेट्स की, यानी कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पे एक्सपर्ट्स इस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट प्रेजेंटेशन से पहले दाव लगाना चाहते हैं, या कौन से स्टॉक्स हैं जो ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लार्ज कैप्स की बात हो गई, मैं उसका रैप अप बाद में करूंगा। अब जरा ब्रॉडर मार्केट से, मिड कैप यूनिवर्स से क्या पसंद आ रहा है एक्सपर्ट्स को, उस पर कर ली जाए बातचीत। महेश्वरी सर, मिड कैप स्पेस से कौन सा स्टॉक? यहाँ पर मेरा स्टॉक रहेगा रेलवे सेक्टर से, रेल विकास निगम लिमिटेड। मेरा मानना है कि जो अलोकेशन पिछले साल हुआ करीब 1,07,000 करोड़ का, और लास्ट 6 महीनों का जो परफॉर्मेंस इनका इंफ्रा स्पेंड का आया, तो उसमें से करीब 60,000 करोड़ से ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी खर्च भी कर दिया है। तो इस जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी रेल विकास निगम लिमिटेड रहेगा, क्योंकि यही कंपनी है जो बड़े प्रोजेक्ट जो रेलवे के हैं उसको डेवलप करती है, उसके लिए फाइनेंस अरेंज करती है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करके देती है। तो ये मिनी रत्ना कंपनी का मेरा मानना है कि जो परफॉर्मेंस है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला है। और यदि फ्लोटिंग स्टॉक देखें तो 78% इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, 10% होल्डिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में, उससे 12% जो होल्डिंग है पब्लिक फ्लोट है। और इस बार भी रेलवे बजट में मेरा असेसमेंट ये है कि जो अलोकेशन है जो पिछले साल दिया गया था उससे बढ़कर ही आने वाला है। तो बिल्कुल आप देखेंगे बजट आते आते स्टॉक अपना जो 52 वीक हाई करीब 45 रुपए का है वो क्रॉस कर सकता है। और मेरा मानना है कि जैसे ही ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं ये स्टॉक आपको अगले 3 महीने में 50 रुपए का लेवल भी दिखा सकता है, और काफी अच्छा पोर्टफोलियो पिक भी है लंबी अवधि के लिए। तो बजट आते आते ही बहुत तेजी आ सकती है, और बजट में अच्छे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आए तो इवेंचुअली अगले 3 महीने में और भी तेजी तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। मेरे साहब, एक बढ़िया लार्ज कैप हो गया, मिड कैप यूनिवर्स से कौन सा? तो आशीष जी, हमें एस्ट्रल काफी पसंद आ रहा है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रियल एस्टेट, जो योजनाएं गवर्नमेंट या सरकार ला सकती है बजट थ्रू, और जो स्कीम्स ऑलरेडी प्लेस में है, नल से जल हुई या अन्य कई स्कीम्स जो पानी और ड्रेनेज सिस्टम्स के लिए काम में आएगी, जो एस्ट्रल मार्केट लीडरशिप पोजीशन रखता है सीपीसी पीवीसी पाइप्स में। और यहाँ पे अगर आप देखिए कि कंपेयर टू एनी पाइप कंपनी पिछले 3 वर्षों में इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है 11% की, हैज बीन द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और ये सारी चीजें नंबर्स पे रिफ्लेक्ट होती है। तो आई थिंक जो पहले 6 महीने के नंबर है, क्योंकि तीसरे तिमाही के नंबर आए नहीं है, 61% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है। EBITDA मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 17.6 to 19.05%। इसमें से जो पाइपिंग का कारोबार है दैट कंट्रीब्यूट 78% और इसमें जो इजाफा देखा है सिमिलर है टॉप लाइन पे 61% विद मार्जिन शोइंग इवन अ बेटर परफॉर्मेंस। इनके जो EBITDA मार्जिन्स पाइप बिजनेस पे आए ये 20.25 आए हैं। जो इनका एडेसिव का बिजनेस है यहाँ पे जो 23% की कंट्रीब्यूशन होती है टॉप लाइन पे, यहाँ पे भी आई थिंक मार्जिन परफॉर्मेंस हैज इंप्रूव्ड इन द फर्स्ट हाफ 13% से 14.5%। तो आई थिंक जो मैनेजमेंट को लगता है कि जो डिमांड सिनेरियो है एडेसिव और पाइप दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और जो स्कीम्स और इंसेंटिव्स हैं दैट विल कीप ऑन प्रॉपिंग अप वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ। तीसरा आई थिंक इन्होंने जो नए प्रोडक्ट्स लाए हैं आशीष जी, फॉर एग्जांपल इनका जो डीएमवी पाइपिंग सिस्टम है ये बहुत इनोवेटिव सिस्टम है ड्रेनेज और इंसुलेशन के लिए, ड्रेनेज एप्लीकेशंस के लिए, और अलग अलग जैसे अर्बन रूरल हाउसिंग के होगा। आई थिंक दिस विल बी पुट टू यूज बिकॉज ऑफ इट्स मार्केट लीडरशिप। जो अडेसिव में इनका जो बॉन्डाइट प्रो करके सीलेंट आया है, और दूसरा आई थिंक जो सीलेंट आया है जो दोनों बॉन्डाइट्स या बॉन्ड्स जो आर्टिफिशियल बोर्ड्स है उसको ये करता है, जोड़ता है, आई थिंक दैट इज गेनिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्केट ट्रैक्शन। 200 करोड़ का केपेक्स और 375 करोड़ की कैश ऑन बुक्स आई थिंक बैलेंस शीट को सपोर्ट करती है। तो मुझे लगता है आई थिंक एस्ट्रल एक बहुत चुनिंदा पिक हो सकता है, बोथ फ्रॉम अ बजटरी पर्सपेक्टिव, मैक्रो पर्सपेक्टिव एज वेल एज एन अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। वापस वही 20 से 25% की अपसाइड हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। 2250 ये स्टॉप लॉस हम रखेंगे,
अगेन डिस्क्लेमर, मेरी पर्सनल होल्डिंग है नहीं, बट ये क्लाइंट्स को पता है तो क्लाइंट्स के पास। बिल्कुल ठीक। तो एस्ट्रल के रडार पर। और अवस्थी साहब, आपकी तरफ से कौन सा? पहला एक सरकारी कंपनी हो गई, दूसरी भी सरकारी है क्या? नहीं, दूसरी कंपनी में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं आईपीओ के दौरान, श्रीराम प्रॉपर्टीज। तो हमारा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट में अगले 15 से 20 साल एक काफी अच्छी मूवमेंट रहनी चाहिए। 12,000 करोड़ से इंडस्ट्री लगभग 65,000 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम काफी पॉजिटिव है पूरे रियल एस्टेट के लिए। जहां तक श्रीराम प्रॉपर्टीज का सवाल है, ये अफोर्डेबल और रेवेन्यू हाउसिंग को केटर करते हैं, साउथ बेस्ड हैं, वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज इन द कंट्री हैं। तो हमें लगता है कि ये कंपनी अगले पिछले कुछ सालों में करीब इन्होंने 16 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो स्प्रेड अक्रॉस 29 प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले समय में ये लगभग 48 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो हमें लगता है ये कंपैरेटिवली भी वैल्यूएशन भी काफी सस्ती है इनकी, और सरकार की तरफ से भी अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड मार्केट हाउसिंग में काफी फोकस रहना चाहिए आने वाले समय में। ग्रुप वाइज हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम इस कंपनी में दिखाई नहीं देती है, और रीट्स और इनविट्स को भी कुछ बेनिफिट आने की हम उम्मीद कर रहे हैं सरकार की तरफ से। कुछ टैक्सेशन बेनिफिट्स भी रियल एस्टेट को मिल सकता है। तो ये सब मिला के हमें लगता है श्रीराम प्रॉपर्टीज एक डिसेंट बेट है आने वाले समय के लिए। हमारा लक्ष्य करीब 160 रुपए का। 160 रुपए के टारगेट्स के लिए श्रीराम प्रॉपर्टीज पे दाव लगाने की सलाह। क्विकली रैप अप कर देता हूं। जो लार्ज कैप बेट्स थी उसमें एक सेंचुरी टेक्सटाइल्स अगले एक साल में 20 से 25% का अपसाइड, यानी कि आज जहां खड़ा है उस लिहाज से करीब 1180-1190 के टारगेट्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 275 तक के टारगेट्स अगले एक साल में नजर आते हैं, यानी कि एक अच्छा खासा मीनिंगफुल 30% का अपसाइड। पावर ग्रिड अपने रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा हुआ है, अगले 3 से 4 महीने में ही शायद 240-250 रुपए दिखा दे, यानी कि 15% प्लस के गेन्स एक क्वार्टर में शायद आते हुए आपको नजर आए। मिड कैप स्पेस से एक तो आरवीएनएल 45 शायद बजट तक आते आते जल्द, और इवेंचुअली 50 रुपए तक के टारगेट्स अगले 3 महीने में, यानी कि हो गया ऑलमोस्ट 35% का अपसाइड। एस्ट्रल एक और स्टॉक है जिसको रडार पर रखिएगा, यहां पे भी 20 से 25% का अपसाइड, यानी कि शायद ऑलमोस्ट 3,000 तक की तैयारी एस्ट्रल का स्टॉक कर रहा होगा। और फाइनली श्रीराम प्रॉपर्टीज पे अभी भी बातचीत हुई 160 के लक्ष्य, और 160 के लक्ष्य मतलब हो गया इस स्टॉक के लिहाज से तो ऑलमोस्ट 40-50% का अपसाइड मौजूदा भाव से ये रियलिटी स्टॉक भी डिलीवर करता हुआ नजर आएगा। चलिए, इस नोट पर आशीष जी, मयूरेश जी, शरद जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, बढ़िया तरीके से बजट समझाने के लिए और इस तरह की बेहतरीन बजट पिक्स देने के लिए। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।